आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है 1100 अरब का टीका, कौमी इदारों के असासे मुंजमद, तबले जंग या खुशी के शादियां ने, क्या कराची में कम गिनती हुकूमत के लिए उल्टी गिनती साबित होगी, कोरोना के बदले बदले अंदाज, पाकिस्तानी हुकाम कंफ्यूजन का शिकार क्यों, अवाम की बहादुरी, मीरे रियासत घबरा क्यों गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। कर्जों के सहारे कोरोना के माशी वसाइल की दलदल में हिचकोले खाती मुल्की मईशत के लिए एक बुरी खबर से आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। नाकिस पॉलिसी और ताखीर से किए जाने वाले फैसलों और नाकाम दलाइल के बायस आज मुल्की मईशत को 1100 अरब रुपए का धचका लगा है। यही नहीं है बल्कि पाकिस्तानी इदारों के असासों का मुस्तकबिल भी दांव पर लग चुका है। ये धचका और टीका रेकोटेक केस में लगा है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान और उनके दोस्त माजी में कौम को बताया करते थे कि माजी की हुकूमतों के बायस आम आदमी पर कितना बोझ पड़ा है, लेकिन आज नौमौलूद बच्चे से उधेड़ उमर शहरियों तक हर पाकिस्तानी पर 5000 रुपए का बोझ पड़ा है। ये बोझ कैसे पड़ा है, इसके मुल्की मईशत पर क्या असरात होंगे, इन तमाम तर सवालात का जवाब आज आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले रेकोटेक मामले पर हुकूमती शख्सियात का हाल ही में क्या मौक़िफ़ रहा है, उसकी एक हल्की सी झलक आता है। एज अ पाकिस्तानी आई थिंक ये हमें खुद करना चाहिए, उसी में पाकिस्तान का फ़ायदा है। हम छोटे स्केल पे करें, बड़े स्केल पे करें, 1 टन निकालें, 100 टन निकालें, 1 मिलियन टन निकालें, जो भी निकालेंगे पाकिस्तान का होगा 100%। रेकोटेक तांबे और सोने की कानें थी जिसमें बाहर से बड़ी कंपनी आई काम करने के लिए, और फिर उसके ऊपर लिटिगेशन हो गई। वो बाहर उन्होंने जाके पाकिस्तान के खिलाफ मुकदमा जीत लिया। उससे हम ये कोशिश, अभी नेगोशिएशंस चल रही हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि वही वापस आके पाकिस्तान में काम करें। रेकोटेक को अगर आप ऐसा होल देखें तो ये तकरीबन यहाँ कोई 200 से ज़्यादा माइनिंग प्रोस्पेक्टिंग स्पॉट्स हैं, 200 से ज़्यादा, और जो केस है वो सिर्फ 2 पे है। सिर्फ आप सबके लिए सिर्फ जो 2 कानें हैं, 14 हैं वहाँ सोने और तांबे की कानें रेकोटेक में, 2 के अंदर सिर्फ नफ़ा इतना है कि हम जितना अपने बैरून मुल्क कर्जा वो अदा कर सकते हैं। हुकूमती शख्सियात बशमूल वजीर आजम इमरान खान का रेकोटेक मामले पर क्या मौक़िफ़ रहा है, उसकी एक झलक आपने देखी। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड हाई कोर्ट ने डेथियान कॉपर कंपनी की दरखास्त पर अबूरी हुक्म जारी कर दिया है। इस अबूरी हुक्म के तहत पाकिस्तानी इदारों के असासे मुंजमद करने का हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया है, जिसके बाद मुल्की इदारों के असासे मुंजमद करने की कार्रवाई का आगाज हो चुका है। वजीर आजम इमरान खान और उनकी टीम ने इसी फैसले से कबल एक अबूरी फैसले पर शादियाने बजाए थे, लेकिन फैसलों में ताखीर और गैर संजीदगी ने आज मुल्की असासों का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया है। रेकोटेक केस में आलमी बैंक के इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट यानी ICSID में पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली। पाकिस्तान ने $6 अरब के जुर्माने के खिलाफ हुक्म इम्तना हासिल किया। ICSID ने ऑस्ट्रेलिया और चिली की कंपनियों के ज्वाइंट वेंचर डेथियान कॉपर कंपनी का बलूचिस्तान में रेकोटेक के मकाम पर सोने और तांबे के जखायर की माइनिंग का ठेका मनसूख करने पर पाकिस्तान पर जुलाई 2019 में $6 अरब जुर्माना आयद किया था। पाकिस्तान ने ICSID के इस फैसले के खिलाफ नवंबर 2019 में अपील दाखिल की, जिस पर जुर्माने की अदायगी के खिलाफ अबूरी हुक्म इम्तना जारी हुआ था। पाकिस्तान के खिलाफ जुर्माने को कलअदम करार देने और अबूरी हुक्म इम्तना को मुस्तकिल करने के लिए पाकिस्तान की अपील पर 20 अप्रैल 2020 को वीडियो लिंक के जरिए समाअत हुई और 16 सितंबर को ICSID ने पाकिस्तान के हक में मुस्तकिल मशरूत हुक्म इम्तना जारी करने का फैसला सुनाया। यह फैसला आने के बाद वजीर आजम पाकिस्तान, उनके मुअव्विनीन और पार्टी ओहदेदारान ने खुसूसी तौर पर शादियाने बजाए। सोशल मीडिया पर कई रोज तक वजीर आजम पाकिस्तान की तारीफें होती रही, कॉपी पेस्ट ट्वीट्स शेयर होते रहे। यकीनन कोरोना वबा से निबरदाजबा मुल्की मईशत के लिए यह हुक्म इम्तना एक बड़ा रिलीफ था, ठंडी हवा का झोंका था। रेकोटेक मामले पर हतमी समाअत तो मई 2021 में होगी, लेकिन यहां हुकूमत की एक नाकिस मंसूबाबंदी, इंतहाई नाकिस मंसूबाबंदी, फैसले में ताखीर के बायस जुर्माने के साथ साथ मुल्की इदारों के असासों पर सवाल उठ रहे हैं। ICSID के मशरूत हुक्म इम्तना के तहत पाकिस्तान को गैर मुल्की बैंक में $1.5 अरब की बैंक गारंटी जमा करना जरूरी थी, जो कि नहीं कराई गई, जिसके बाद हुक्म इम्तनाई मुद्दत खत्म होने पर डेथियान ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड हाई कोर्ट में दरखास्त दी। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का दावा है कि हुकूमत पाकिस्तान
सुने बगैर ये फैसला सुनाया गया है। हुकूमत पाकिस्तान का इस पर मौक़िफ़ नहीं जाना गया, लेकिन सवाल पैदा होता है कि हुकूमत पाकिस्तान ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की अदालत में अपना मौक़िफ़ क्यों नहीं दिया है। रेकोटेक केस का जायजा लेना बहुत ज़रूरी है। अब इस मामले पर जहां पर $6 अरब का नुकसान हुकूमत पाकिस्तान को उठाना पड़ सकता है, ये $6 अरब यकीनन वही IMF के बेल आउट पैकेज के बराबर है जो हम IMF से मांग रहे हैं कि $6 अरब अगर मिल जाए तो हमारी मईशत के लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। अब ये $6 अरब अगर पाकिस्तान को अदा करने पड़े तो यकीनन टैक्स पेयर की जेब से जाएंगे, मेरे आपके और हम सब की अदा करने पड़ेंगे। इस पर हमारे पास क्या ऑप्शन बचा है, यकीनन इस पर लीगल ओपिनियन भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ आलमी अदालत के अंदर पाकिस्तान की वाहिद गवाह और न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर समर मुबारक मंद मौजूद हैं। इस तमाम तर केस का पर्सपेक्टिव भी उनसे जानेंगे और यहां पर क्या हुआ है पाकिस्तान के साथ, हमारी सुस्ती कहां रही है, इस मामले पर भी उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि रेकोटेक मामले के ऊपर एक बड़ी खतरनाक खबर सामने आई है और वो ये है कि $6 बिलियन के जो डैमेजेस हैं जो DCC क्लेम कर रही थी वो अब हमें पे करने पड़ेंगे। तो डॉक्टर साहब ये कहिएगा कि रेकोटेक के मामले पर सिंस 93 जो मामला चल रहे हैं, अभी तक हमारी गफलत कहां पर रही है? क्या वजह है कि हम वहां पर मौजूद जो मादनी ज़खायर हैं वो तांबे की सूरत में हो, सोने की सूरत में हो, जिस पर आवाम को खुशखबरी भी सुनाई जाती रही कि यहां पर ये एक्सप्लोर हो रहे हैं और हमारा मुकद्दर संवर जाएगा, वो हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए? देखिए, ये जो डिपॉजिट्स हैं रेकोटेक के, ये ओनरशिप इसका है बलूचिस्तान गवर्नमेंट का। और बलूचिस्तान गवर्नमेंट में जॉर्जिया रिजर्व ऑफ पाकिस्तान ने 1972-73 में ड्रिलिंग करके ये ज़खायर जैसे दरियाफ्त किए थे और इसका पूरा नक्शा बनाकर और एक पेपर में पब्लिश किया था, इंटरनेशनल पब्लिश किया था। उसी को फॉलो करते हुए टीथन कॉपर कंपनी जो ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड है, उन्होंने वहाँ पे जाके तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट से लीज़ ली कि हमें यहाँ पे 400 किलोमीटर लीज़ ली कि हमें यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करने दी जाए। तो वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट से उन्होंने लीज़ ली थी। पहले कोई और कंपनी थी बिलिटन 1993 में उन्होंने लीज़ ली, फिर उन्होंने एक और कंपनी को बेच दी 1999 में सैनकोर को, फिर वहाँ से टीथन कॉपर कंपनी ने लीज़ ली 2002 में। तो इस तरह करते करते तो इन जो ये लेटेस्ट कंपनी है इन्होंने 2002 में काम शुरू लीज़ ली थी और उसकी कंडीशन ये थी कि जो बलूचिस्तान माइनिंग रूल्स हैं उसके तहत वो काम करेंगे, ये एग्रीमेंट हुआ था। तो उसके बाद इन्होंने 3 साल के बाद वहाँ पे ड्रिलिंग करके एक्सप्लोरेशन करके एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट सबमिट करनी थी बलूचिस्तान गवर्नमेंट को। वो इन्होंने 3 साल के बजाय 11 साल के बाद सबमिट की और ये एक वायलेशन हो गई माइनिंग रूल्स की। लेकिन उसके लिए हमें फाइनेंशियल टर्म्स में कुछ पे तो नहीं करना पड़ा उन कंपनीज को, लेकिन हमारे यहाँ 2013 के बाद जिस वक्त ये प्रोजेक्ट आपकी सुपरविजन के अंदर आया तो तकरीबन 160 अरब रुपए के एक्सपेंडिचर्स होते हैं और फिर भी ग्राउंड के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता। ये एक तासुर है बहुत बड़ा। मेरा ख्याल है कि इसको सबसे बेहतर तौर पे आप ही एड्रेस कर सकते हैं। आप बड़ी गलत बात आपके तासुर में है। मैं उस प्रोजेक्ट को कुछ नहीं मेरा कर लेना देना था। मैं प्लानिंग कमीशन में था। प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का था। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया, पूरी टीम अपॉइंट की, वो वहाँ पे लोग काम कर रहे थे। मेरा उसके करने से कुछ ताल्लुक नहीं था। वो उनको तनख्वाह देते थे, वो लोग वहाँ काम करते थे। 2013 के बाद जिस वक्त ये प्रोजेक्ट हमने बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम खुद यहाँ पर एक्सप्लोरेशन करेंगे, ये माइनिंग हम खुद करेंगे, हम किसी फॉरेन कंपनी से रुजू नहीं करेंगे, तो उस वक्त इस प्रोजेक्ट को सुपरवाइज कौन कर रहा था? वो उसको मैनेजिंग डायरेक्टर था और उनका सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल्स था। डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट का सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल्स थे जो डायरेक्टली इसको देख रहे थे और इसको उनका मैनेजिंग डायरेक्टर था, उसकी पूरी टेक्निकल टीम थी, वो काम कर रही थी वहाँ पे। डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि इसमें आपका कोई रोल नहीं था, यानी 2013 के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद जो कुछ हुआ और हमने मकामी सतह पर एक्सप्लोरेशन करने की कोशिश की, उसमें डॉक्टर समर मुबारक मान साहब का कोई रोल नहीं था? मेरा कोई रोल नहीं था भाई, मैं तो प्लानिंग कमीशन का मेंबर था। मेरा क्या तो रोल हो सकता बलूचिस्तान में आके काम करने? बीइंग मेंबर प्लानिंग कमीशन और बीइंग एटॉमिक साइंटिस्ट और बीइंग एक्सपर्ट ऑफ दिस डोमेन, आप ये कह रहे हैं कि आपका उसमें कोई रोल नहीं था। डॉक्टर साहब 2013 के बाद जो डिसीजन हमने लिया कि मकामी सतह पर ये करेंगे और उसमें हम बुरी तरह नाकाम हो गए, आपको लगता है कि ये डिसीजन ठीक था कि एक फॉरेन कंपनी को जो जेवी के अंदर थी, ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी, चिली की कंपनी थी, उनको निकाल बाहर किया, उसके बाद हमने फैसला किया हम खुद करेंगे और हम बुरी तरह कोलैप्स कर गए? ये फैसला गवर्नमेंट बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर ने किया। हमसे आपका क्या मतलब है? हमने किया। चीफ मिनिस्टर ने जो चीज़ बेहतर समझी अपने प्रोविंस के लिए उस हक में फैसला किया।
तो चीफ इसमें क्या मिनिस्टर का आपका फैसला मेरा ठीक था डॉक्टर साहब? आपका मेरा कोई लेना देना तो नहीं है ना, हम कुछ नहीं उनको डॉक्टर साहब फोर्स मैं ये नहीं कह कर रहा हूं सकते कि थे। हुकूमत पाकिस्तान ने या बलूचिस्तान जी। हुकूमत ने जो फैसला किया, बीइंग एन एक्सपर्ट, आप क्या समझते हैं ये फैसला ठीक था? मेरा ये ख्याल ये है कि पाकिस्तान ने जो इसके साथ ही करीब में, आपको पता है सेंधक की पावर प्लांट चल रही है, रिफाइनिंग प्लांट चल रही है। सेंधक की प्लांट का पूरा डिज़ाइन पाकिस्तान ने पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की कैंपस पे पूरा उसकी प्लांट का एक पूरा बनाया, पायलट प्लांट बना के, और सारी डिज़ाइनिंग यहाँ पे हुई है और इसकी एक्सपर्टीज़ पूरी हमारे साइंटिस्ट के पास थी। वो डिज़ाइन उन्होंने ट्रांसफ़र किया सेंधक को, वो फिर डिज़ाइन से वो बड़ी प्लांट बनी जो चाइनीज़ ने वहाँ बनाई है। तो ये जो प्लांट है ये उसकी तरह की उसी डिज़ाइन में बननी थी। तो हमारे पास एक्सपर्टीज़ तो थी इस बात की ना, ये इतनी मुश्किल काम तो नहीं है। एटॉमिक साइंटिस्ट का नाम मत ले, मैं तो एटॉमिक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हूँ भाई, एटॉमिक इसका कोई ताल्लुक नहीं एटम बॉम्ब से। तो डॉक्टर साहब लास्ट बट नॉट लीस्ट, देखिए डिथियान कॉपर कंपनी अगर अपना काम कर रही थी यहाँ पर, वो चाहे वो स्लोली ग्रेजुअली चल रही थी, उसकी भी वजह अपने फ्लॉज हैं, हमारे सिस्टम की नाकामियां है कि हमने उस पेस के साथ काम होने नहीं दिया। एक तो हमने उनकी जो माइनिंग लीज है वो बिल्कुल कैंसिल कर दी, उसके बाद हमने काम खुद कर लेंगे, हमारे कैपेसिटी के बहुत सारे इश्यूज थे। अब अगर ये कोई करेगा तो ऑब्वियसली डिथियान कॉपर कंपनी या उस जैसी कोई और फॉरेन कंपनी कर सकती है ना डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये है हमें अल्टीमेटली तो उनकी मदद लेनी पड़ेगी। फिर अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर आप गवर्नमेंट नहीं कर, बलूचिस्तान गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं, उन्होंने कहाँ से करनी, कोई बाहर से लेके। मैं आपको बताऊं, मुझे अच्छी तरह याद है उस ज़माने में प्लानिंग कमीशन में चाइनीज जो कर रहे हैं ना सेंधक का काम, इसी कंपनी से MCC, उन्होंने आके एक प्रपोजल दिया था कि ये डिथियान कॉपर कंपनी आपको ये 2% दे रही है, हम आपको यहाँ पे आके प्लांट, रिफाइनिंग प्लांट लगा के देते हैं, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट हम नहीं मांग रहे, हम खुद इन्वेस्ट सारे पैसे करेंगे। की बात मैं कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, देखिए जी आप जैसे लोग हमारे पास मौजूद हैं, आप जैसे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, हमारे प्लानिंग कमीशन के अंदर लोग बैठे हुए हैं, फिर हमारे साइंटिस्ट जो हैं, जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि उनकी कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटीज भी हैं, एक्सपर्टीज भी हैं, लेकिन क्या वजह है डॉक्टर साहब कि हमारी जग हसाई हो रही है, हम इन कंपनीज के हाथों मजबूर हो गए हैं, हमें पैसे भी देने पड़ रहे हैं, जेबें भी खाली करानी पड़ रही है और हाथ भी कुछ नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब देखिए, डिथियान कॉपर कंपनी ने तकरीबन 125 मिलियन डॉलर खर्च किया है एक्सप्लोरेशन पे, सिर्फ पूरा उनका लिखा हुआ दस्तखत हुआ है, वो पूरे रिकॉर्ड इनके पास है बलूचिस्तान के, और अब कुछ भी नहीं और लगाया ये लगाकर 6 बिलियन डॉलर वो किस बात का मांग रहे हैं? 6 बिलियन डॉलर कोई काम तो नहीं किया, ना इन्वेस्टमेंट की है, 6 बिलियन डॉलर मांग रहे हैं, और कोर्ट भी, इंटरनेशनल कोर्ट भी उनको दे रही है फैसले उनके हक में, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट में एक जो जज है 3 में से, वो जज डिथियान कॉपर कंपनी के लिए एज अ पर्सनल लॉयर काम करता रहा माजी में, और हमारे वकीलों को ये बात पता नहीं चली, वरना पहले जब ये बेंच बन रही थी उसको ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर समर मुबारकमंद हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त साबिक अटॉर्नी जनरल मुमताज माहिर कानून इरफान कादिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो ये कहिएगा कि आज से 3 माह पहले हमें ये बताया गया कि $6 बिलियन जो हमें पे करने पड़ रहे थे डिथियान कॉपर कंपनी को उनके डैमेजेस के वहां पर, और जो फैसला सुनाया गया उसमें हमें एक स्टे मिल गया है। बड़ी खुशखबरी हमें दी गई हुकूमत की तरफ से, और हमने शादियानी भी बजाए। लेकिन आज पता ये चल रहा है कि $6 बिलियन हमें अल्टीमेटली पे करने पड़ेंगे, क्योंकि उस वक्त अदालत की तरफ से कहा गया था कि आप $1.5 अरब ज़र जमानत के तौर पर जमा करा दें, जो हमने नहीं कराए। देखें, ये जो इनकम बायर की जो कंसर्न्स हैं, जो बायर की कंपनीज है, जब इनसे पाकिस्तान के एग्रीमेंट्स होते हैं तो या तो वो इंटरनेशनल ट्रीटीज से गवर्न होते हैं, और या फिर वो जो एग्रीमेंट्स हैं उनसे गवर्न होते हैं, और इस तरह के जो मामले हैं ये यूजुअली रेफर किए जाते हैं ICSID को, और ICSID जो है वो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इसका लोकल कोर्ट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, और गालिबन इसीलिए जब ये मामला बलूचिस्तान हाई कोर्ट में गया था तो उन्होंने ये पिटीशन जो थी ये डिसमिस कर दी थी, और उसके अगेंस्ट फिर ये सुप्रीम कोर्ट चले गए, और सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त एक बहुत जुडिशियल एक्टिविज्म था, जुडिशियल ओवररीच हो रही थी, और वो इस तरह के डिसीजंस दे रहे थे जिससे कि वो शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी की खातिर वो बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे थे, और ये रेपरकशंस देखे ही नहीं जा रहे थे कि भाई ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, इसमें मामला कोई क्रिमिनलिटी का नहीं है, बल्कि इसमें तो पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं उसका मामला है, जिसका सुप्रीम कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है,
वहां पे ना वकीला की सही असिस्टेंस थी, ना वो जज साहबान ने ये सारी चीज एग्रीमेंट अच्छा इरफान साहब देखिए, एक्सेड ने इस हुक्म इम्तनाई जारी किया था और अल्टीमेटली इस को सेटल होना है मई 2021 के अंदर। लेकिन जो डीसीसी है, जो ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, वो गई ब्रिटिश वर्जन आइलैंड हाई कोर्ट के अंदर और वहां से ये फैसला ले आई है, जहां पर डीसीसी कॉपर कंपनी की दरखास्त पर अबूरी हुक्म जारी किया गया है और ये कहा गया है कि आपको $6 बिलियन के जो डैमेजेस हैं वो पे करने पड़ेंगे। क्या हमारे पास अब कोई ऑप्शन मौजूद है, कोई ऐसा फॉरम है जहां पर हम अपील में जा सकते हैं? ये बड़ी सीरियस चीज हुई है, इसको बहुत लाइटली मैं देख रहा हूँ लिया जा रहा है और मैं खुद हैरान हूँ कि ये क्यों इस तरह किया जा रहा है। और ये पाकिस्तान का बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है, उनका जो एग्रीमेंट जिनसे हुआ उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज तो लिखी हुई है। उस आर्बिट्रेशन क्लॉज से वो भाग कैसे सकते हैं? वो कैसे कह सकते हैं कि जी अब हम एक्सेड पे नहीं जाएंगे और हम पाकिस्तान की अदालतों में चले जाएंगे? यानी आप देखें, यानी ये कोई जायज बात तो नहीं थी इस तरह करना। और इंटरनेशनल कमेटी में जो आपकी जो एक साख है, वो तो कोई भी इंटरनेशनल कंपनी अब पाकिस्तान में नहीं आएगी कोई भी प्रोजेक्ट करने इस तरह के मिसालों के बाद। और इसका जो नुकसान हुआ है पाकिस्तान को बहुत ज्यादा हुआ है। मैं समझता हूँ ये बड़ी सीरियस चीज है और इस पे मैं समझता हूँ कि सबको सर जोड़ के बैठना चाहिए, हुकूमत को और सबको, और वो देखें, इसको आइडेंटिफाई करें कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरह की चीजें मतलब करवा दी हैं। और कोई तरीका मौजूद है इरफान साहब कि मतलब जैसे आप ये कह रहे हैं कि मसालियत हो सकती है, क्या मसालियत बिटवीन द टू पार्टीज अदालत से बाहर होगी या आर्बिट्रेशन कोर्ट के अंदर कोई रास्ता निकल सकता है? इनको मैं समझता हूँ कि आउट ऑफ द कोर्ट इस वक्त जाके 61 से वो जो फैसला, वो जो अब उन्होंने फाइनली फैसला करना है उस पर अपने मई में करना है उसका फैसला, वो जो, तो उससे पहले इनको चाहिए कि वो जो दूसरी पार्टी है उसके साथ कोई ना कोई रास्ता निकालें और इसमें कोई ना कोई फैसला करें, बिकॉज इसमें कुछ गिव एंड टेक पे फैसला होगा और इस पे इनको अपने डिप्लोमेटिकली इनसे डील करना पड़ेगा, वरना फिर 6 बिलियन देने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब आपके वक्त के लिए। साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान इरफान कादिर हमारे साथ मौजूद थे। रैकेट एक्ट मामले पर वजीर आजम इमरान खान और उनकी काबीना की जानिब से सुस्त रवि और गैर संजीदगी का मुजाहरा किया गया है और अगर बर वक्त अब फैसले ना हुए, मीडिएशन ना हुई, मसालिहत ना की गई दूसरे फरीक के साथ, तो यकीनन $6 अरब का जो हर्जाना है वो हमें अदा करना पड़ेगा। एक भारी नुकसान पाकिस्तान को अदा करने पड़ेगा और यकीनन ये भारी भरकम पैसे आम पाकिस्तानी की जेब से अदा होंगे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से इत्तेहादी क्यों नाराज हैं। इस अहम मामले को उठाएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। धरनों, एहतजाज, इस्तीफों के दरमियान आज एक बार फिर नेशनल डायलॉग की आवाज मुल्क की सियासत में बुलंद हुई है। जीडीए के रहनुमा मोहम्मद अली दुरानी ने आज ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से कोट लखपत जेल में मुलाकात की है, जिसे इब्तदाई तौर पर पीटीआई की इत्तेहादी जीडीए और मुस्लिम लीग नून में कुर्बत समझा गया। लेकिन बाद अज़ाब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ की राय थी कि पीर पगारा ने अच्छा पैगाम दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं जेल में कोई किरदार अदा नहीं कर सकता, मुल्क में तकरार की बुनियाद को खत्म होना चाहिए। आवाम चाहती है कि मुल्क में इत्तेहाद पैदा हो, पाकिस्तान की सियासत में ट्रैक टू डायलॉग शुरू किया जाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि इत्तेहाद के लिए हर हद तक जाऊंगा। मोहम्मद अली दुरानी का कहना था कि ऑपोजिशन को एहतसाब के नाम पर किनारे लगाना मुल्क में नहीं है, ऐसा माहौल बनाया जाए मुखालिफ लोग भी इकट्ठे बैठ सकें, सियासत में ट्रैक टू डायलॉग शुरू किया जाए। इस वक्त तकाजा ये करता है, ये हालात, कि मुल्क के अंदर एक ग्रैंड डायलॉग हो। अगर कोई टकराव हो जाता है तो उसके बाद भी तो डायलॉग होता है। दूसरा जो उनका नुक्ता था वो ये था, पार्लियामेंट को दोबारा से अपना काम शुरू करना चाहिए। तीसरा जो उनका पहलू था वो ये था कि अगर इस्तीफों का एक दफा सिलसिला शुरू हो गया तो इस्तीफे जो हैं वो एक ऐसा किरदार अदा कर सकते हैं जो कि आगे चल के बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा कर सकता है। तो शहबाज साहब की खिदमत में मैंने ये सब बातें रखी। मैं ये चाहूंगा कि ऑपोजिशन भी मुत्तहिद रहे। जीडीए हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान डायलॉग के लिए कोशा है। उधर आज वजीर आजम हाउस में भी एक अहम मुलाकात हुई है। वजीर आजम के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने मुलाकात की है। मुलाकात में सिविल और अस्करी क़यादत ने अवाम के ताउन के साथ मुल्क का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार किया है।
मुलाकात के दौरान पाक फौज के पेशा वराना मामलात, बैरूनी और अंदरूनी सिक्योरिटी से मुताल्लिक उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ है। दूसरी जानिब शहर कायद की आबादी के मसले पर वफाक और सूबे के साथ साथ हुकूमती इत्तेहादी भी खफा है। शहर कायद के बासी जो दिखने में ज्यादा है मगर गिनती में उनकी तादाद कम जाहिर की गई है। कराची की नुमाइंदा सियासी जमातों ने इस मामले पर भरपूर एहतजाज किया है लेकिन किसी की सुनवाई नहीं हो सकी। बिलाखिर वफाकी काबीना ने मरदमशुमारी के नताइज का ऐलान कर दिया। यह ऐलान होते ही वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान ठन गई है। वजीर आला मुराद अली शाह की जेर सदारत आज सिंध काबीना का इजलास हुआ जिसमें सूबाई काबीना ने मरदमशुमारी के नताइज मुस्तरद कर दिए। काबीना इजलास में कहा गया कि वफाकी काबीना को कोई इख्तियार नहीं कि वो मरदमशुमारी को मंजूर करे। मरदमशुमारी मुश्तरका मफादात काउंसिल का मसला है, असल फोरम पर ले जाया जाए। उधर MQM पाकिस्तान ने हुकूमत से अलहदगी का इदिया भी दे दिया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि मरदमशुमारी उनके लिए जिंदगी और मौत से बढ़कर मसला है। तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। यही नहीं बल्कि वजीर कानून फरूख नसीम ने कराची में मरदमशुमारी दोबारा कराने का मुतालबा कर दिया है। उनका कहना है कि मरदमशुमारी के नताइज मुतनाज़े हैं। अब MQM वफाक में तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात है लेकिन इसके बावजूद उसे अपने मुतालबात मंजूर कराने में मुश्किलात दरपेश हैं। गुज़श्ता चंद दिनों से मरदमशुमारी पर MQM ने भरपूर लॉबिंग करने की कोशिश की है। वफाकी काबीना में मौजूद तहरीक इंसाफ के कराची से MNA से राब्ते भी किए गए लेकिन कोई कामयाबी नसीब नहीं हुई। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में अक्सरियती अरकान ने MQM के मुतालबे की हिमायत नहीं की। कराची से ताल्लुक रखने वाले काबीना अरकान अली जैदी और फैसल वाडा ने भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का साथ नहीं दिया है। वफाकी वजीर अमीनुल हक ने वजीर आजम से 2017 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर हल्का बंदी करने की मुखालिफत की लेकिन उनका साथ देने के लिए काबीना से कोई भी हाथ बुलंद नहीं हुआ। इस वक्त सबसे अहम सवाल जो अहले कराची के जहन में उठ रहे हैं उनमें सबसे पहला सवाल कराची के नुमाइंदा MQM और तहरीक इंसाफ के मेंबरान कौमी असम्बली से है कि वो वफाकी हुकूमत में रहते हुए भी कराची का मुकदमा क्यों नहीं लड़ सके। क्या MQM अपने मुतालिबात मंजूर ना होने पर हुकूमती इत्तेहाद से निकल जाएगी? क्या मुत्तहिदा क़यादत सिर्फ हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए बयानबाजी कर रही है? कराची की मरदमशुमारी के दुरुस्त नताइज जारी ना करने से कौन फायदा उठाएगा? कराची की आबादी में कमी के आदाद शुमार किस लिए फायदेमंद है? कराची की क़यादत मरदमशुमारी के मसले पर एक साथ है। इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब आपके वक्त के लिए। सर, जब शहर कायद की तर्जुमानी की बात होती है, बल्दियाती हुकूमतों की बात होती है तो दो शख्सियात का नाम हमेशा ज़हन में आता है। एक नेमतुल्लाह खान साहब है और दूसरे मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में क्योंकि आप शहर कायद की नब्ज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। आज जब शहर कायद के मसाइल की बात होती है, वो कराची सर्कुलर रेलवे चलाने का मामला हो, पता चलता है कि उसके इर्द गिर्द तजावुजात बहुत ज्यादा है। जब नालों की सफाई की बात होती है तो पता चलता है कि इंक्रोचमेंट हो गई है। पता यह चलता है कि 7-8 हज़ार कच्ची आबादियां जो फैलती चली जा रही हैं। दूसरी जानिब जब मरदमशुमारी के नताइज देखने में मिलते हैं तो पता चलता है कि शहर कायद फैल नहीं रहा है आबादी पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि सुकड़ रहा है। सर, क्या ये खुला तजाद नहीं है? ये इंतहाई भयानक तजाद है, बहुत बड़ी साजिश है और ये साजिश कराची के खिलाफ नहीं है, ये मुल्क के खिलाफ साजिश है। कराची को जिस तरह से आप डिसइनफ्रेंचाइज कर रहे हैं, लोगों को बददिल कर रहे हैं, आप ये तासुर दे रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में अलग कानून है, कराची में अलग कानून है और रियासत ये मौका दे रही है लोगों को कि वो इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव फोर्सेस जितनी हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जो भी क़ुव्वतें हैं बैरूनी और अंदरूनी, वो इसके ऊपर सियासत करेंगी, वो इसको एक्सप्लॉइट करेंगे और वो पाकिस्तान के खिलाफ लोगों को इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो भड़काएंगे, नफरत पैदा करेंगे। हमने बड़ी मुश्किल से इस तमाम नफरत की सियासत को ख़त्म किया कराची में। अल्लाह ने ख़त्म किया, हमें अल्लाह ताला ने ज़रिया बनाया और इसी वजह से हमने कल बवांग दौल इस तमाम जो सेंसस को अप्रूव किया गया है वफाकी कैबिनेट की तरफ से, MQM ने उसमें अपनी रजामंदी डिसेंट नोट देकर एक अपनी जान छुड़ाई और अपनी रजामंदी कैबिनेट में बैठे रहे। इसके ऊपर हमने अपना एक भरपूर बयान दिया है, अपना स्टेटमेंट दिया है और हम समझते हैं कि यही बात जो है वो ठीक बात है कराची और पाकिस्तान के लिए। मुस्तफ़ा कमाल साहब, MQM हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, ये दो वो नुमाइंदा जमातें हैं जिनको शहर कायद से एक भारी मैंडेट मिला है। दोनों मरकज़ में बैठी हुई हैं, दोनों का इत्तेहाद है। क्योंकि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात होती है तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा चार्ज यह है कि अंदरूनी सिंध का मुकदमा तो बड़े अच्छे तरीके से लड़ते हैं, लेकिन जो शहरी आबादी है, जो शहरी जमातें हैं, उनके पास मैंडेट है, वो शहर कायद का मुकदमा लड़ सकते हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM शहर कायद का मुकदमा लड़ने में नाकाम हो गए? जी, नाकाम नहीं हो, मुकदमा तो दूर की लड़ना, ये तो जो है वो मुखालिफ के वकीलों से जाकर मिल गए। ये मुकदमा लड़ना और हारना तो एक नेचुरल सी बात है। ये तो उन्होंने वो काम किया है कि उन्होंने पीठ पे छुरा घोंपा है, शब खून मारा है। देखिए, ये सेंसस कोई भी ज़ी शऊर आदमी नहीं कह रहा कि ये सेंसस ठीक है।
कराची के हवाले से खास तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिकॉर्ड पे कह चुके हैं कि कराची की आबादी 3.5 करोड़ से कम नहीं है। आसिफ अली जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी रिकॉर्ड पे कह चुके हैं कि कराची की आबादी 3 करोड़ से जो है वो ज्यादा है। नादरा का रिकॉर्ड ये बता रहा है कि 2.5 करोड़ से ज्यादा तो सिर्फ शनाख्ती कार्ड बने में बेफॉर्म में लोगों के नाम है कराची के हवाले से। नादरा का रिकॉर्ड बता रहा है। अच्छा, देखिए और कराची के अंदर उर्दू बोलने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पश्तूनों की बहुत बड़ी तादाद है, बंगालियों की तादाद है। एमकेएम खास तौर पे उर्ददू बोलने वालों की नुमाइंदा जमात कहती है खुद को। इस वक्त एमकेएम जो एहतजाज रिकॉर्ड करा रही है, उन्होंने कहा कि कैबिनेट के अंदर भी हमने नुक्ता एतराज उठाया, हमारे उस पॉइंट के साथ ही उसको सीसीआई के अंदर फॉरवर्ड किया गया है और एमकेएम इस वक्त एक तबले जंग बजाती हुई दिखाई दे रही है कि वफाकी हुकूमत से अलहदगी भी इख्तियार कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो स्टांस एमकेएम ने अपनाया हुआ है वो बड़ा प्रिंसिपल स्टांस है और उसके ऊपर वफाकी हुकूमत से अलहदा हो सकती है एमकेएम? झूठ बोल रहे हैं। अवाम के गजब और गुस्से को देखकर अवाम की आंखों में एक दफा फिर धूल झोंक रहे हैं। ये कभी भी हुकूमत से अलहदा नहीं होंगे। अगर इनको हुकूमत से अलहदा होना होता ये अपने सामने ही उठकर चले जाते। हुकूमत में मजाल नहीं थी इनके कैबिनेट मेंबर्स अगर उठ के चले जाते कि वो इस बिल को एंडोर्स करते, वो इस सेंसस को वो कबूल करते। आज ये हुकूमत इतनी कमज़ोर है कि इनकी 7 सीटों 6 से 7 सीटों जो इनकी हैं उससे हुकूमत चल रही है। ये इतनी कमज़ोर, इतनी थिन मेजॉरिटी के साथ ये हुकूमत है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि इनकी मर्जी के बगैर ये इन्होंने आवाम की आंखों में धूल झोंका है। डिसेंट नोट डालकर उसको फॉरवर्ड करवा कर आज ये मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। इनकी वजह से उनको ये हिम्मत हुई है कि वो ये काम करें, पीटीआई की गवर्नमेंट ये काम करे। दूसरी बात ये एक दिन के लिए हुकूमत से अलग होकर नहीं रह सकते। इनके इसलिए नहीं रह सकते कि इनके ऊपर इतने संगीन मुकदमात हैं। इनका जीआईटीज में नाम है, रॉक एजेंट पकड़े गए हैं। इन रॉक एजेंटों को इंडिया ले जाने वाले ये इनका मेयर करप्शन करके घूम रहा है। ये तो गवर्नमेंट की वजह से, हुकूमत में रहने की वजह से, चूंकि इमरान खान साहब की हुकूमत का दोहरा निजाम है, दोगली पॉलिसी है। किसी को तो वो रोजाना नैब के लेटर भेजते हैं और इसी एमकेएम के इत्तेहादी जो उनका मेयर जो है वो करप्शन करके किसी। आपको याद होगा जिस वक्त खान साहब आए तो सबसे पहले उन्होंने को 150 अरब के पैकेज का ऐलान कराची के लिए कर दिया। उसके बाद हम सुनते रहे कि 1100 अरब का कोई कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान नाम की भी कोई चीज है। आज सुनने में आ रहा है कि ईसीसी ने उसकी तौसीक भी कर दी है। आपको लग रहा है कि ये जो लैतो लाल से काम लिया जा रहा है और फिर अब आनन फानन चीजें होती हुई दिखाई दे रही है, कोई बाई इलेक्शंस की या फिर आगे बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी भी है? पाकिस्तान में जमहूरियत की सबसे पहली सीढ़ी जहाँ से अवाम की दहलीज पर उसके अख्तियारात और वसाइल और उसके हुकूक पहुँचते हैं, उसके मसाइल हल होते हैं, इस सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमतों ने उसको कभी भी ओन नहीं किया। ना इमरान खान की गवर्नमेंट ने, ना नवाज शरीफ और ना पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने। जाने दो, वफाकी ले जाए। अच्छा देखिए, एज फार एज कराची इज कंसर्न तो हम सियासी क़यादत को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी यूं दस्तो गरिबाई देखते हैं, सियासी बयानात भी दागे जाते हैं, तनकीद भी खुलकर की जाती है। कहते हैं ये कि तनकीद करना आसान काम होता है। मुस्तफा कमाल साहब, क्या शहर कायद के बासियों के लिए कोई हौसला अफजा बात खासतौर पे पाक सरजमीन पार्टी और उनके सरबरा मुस्तफा कमाल साहब के लिए भी के पास भी है? क्योंकि शहर कायद के लोग तो इस कुनूतियत के हाथों मारे जाएंगे अदरवाइज। देखिए, अगर उम्मीद नहीं होती तो मुस्तफ़ा कमाल आपको नज़र नहीं आता। मुस्तफ़ा कमाल के कौल और फेल में 4 साढ़े 4 साल हो गए। हमारे कौल और फेल में ज़ेर ज़बर का भी फ़र्क नहीं आया, तजाद नहीं है। बिल्कुल उम्मीद है। सिर्फ लोगों को ये करना है कि उनको किरदार वाले लोगों को अपना नुमाइंदा बनाना है, नुमाइंदा चुनना है। मसला इख्तियारात का नहीं है, मसला किरदार का है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास आज जो लोग हम पर मुसल्लत हैं वो बदकिरदार लोग हैं, चाहे वो शहर में हों, चाहे वो सूबे हों, चाहे वो कहीं और हों, वो सब बदकिरदार लोग हैं, जिसकी वजह से आज लोगों को इतनी मुसीबत सहनी पड़ रही। किरदार वाले लोग, आज हम किरदार वाले लोग हैं। हमने अपने किरदार से इस शहर को बना के दिखाया। हम पर अल्लाह का शुक्र है, हमारा दुश्मन भी हम पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, लगाएगा तो साबित नहीं कर सकता। हमने कराची को 12 जो कि 117 मुल्कों से बड़ा शहर है, हमने इसको दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल करा दिया था। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10 सालों में, पिछले 13 नहीं 10 सालों में 8,342 अरब रुपए खर्च कर चुकी है और सिंध इस वक्त दुनिया के इंसानों के रहने की सबसे बदतरीन जगह बन चुकी है। तो ये पाक सरजमीन पार्टी ही वो ऑप्शन है जो कि सिंध और फिर पाकिस्तान के हालात यकसर बदल सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा कमाल साहब आपके वक्त के लिए। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि क्या कोरोना की बरतानवी किस्म पाकिस्तान आ चुकी है। इस अहम मामले पर बात होगी इस ब्रेक के बाद हमारे साथ।
इस वक्त जहां कोरोना वायरस दुनिया भर में खतरे की घंटी बजा रहा है, वहीं बर्तानिया में दरियाफ्त नए कोरोना वायरस से मिलते जुलते वायरस के कराची पहुंचने का इंकिशाफ हुआ है। कोरोना टास्क फोर्स कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अताउर रहमान के मुताबिक यूरोपीय ममालिक में कोरोना वायरस की नई लहर में तगय्युर का मुशाहिदा किया गया है। कराची में भी बर्तानिया में दरियाफ्त होने वाले कोरोना वायरस से मिलता जुलता वायरस दरियाफ्त किया गया है। दूसरी जानिब महकमा सेहत सिंध ने कोरोना की नई किस्म पाकिस्तान पहुंचने के दावे की सख्ती से तरदीद की है। इस दावे में किस हद तक सदाकत है, क्या वाकई पाकिस्तान में नई किस्म का वायरस मौजूद है, नया वायरस पाकिस्तान के लिए किस हद तक खतरनाक हो सकता है, तमाम तर सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त खुद वजीर आजम टास्क फोर्स बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि क्या वाकई शहर कायद में नई किस्म के कोरोना वायरस की मौजूदगी के शवाहिद है? जी, यहाँ पर जो हमने एनालिसिस किया है, 48 सैंपल्स लेके उनके एनालिसिस किया तो 109 अलग अलग म्यूटेशंस मुख्तलिफ जगह पे जेनेटिक म्यूटेशंस मिली हैं, जिनमें से कुछ म्यूटेशंस उस जगह पे हैं जो स्पाइक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। ये मॉलिक्यूलर फुटबॉल की तरह होता है, इस पर मुख्तलिफ कांटे लगे होते हैं और वो कांटे जो हैं स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं, जिसके ज़रिए ये खली में दाखिल होता है। तो इसमें मैं तो पिछले 5-6 महीने से कह रहा हूँ कि ये म्यूटेट कर रहा है और अब 109 अलग अलग जेनेटिक पॉइंट्स मिले हैं हमें जहाँ म्यूटेशन हो चुकी हैं। तो ये खासी तेजी से ये अपनी शक्ल और हैयत तब्दील कर रहा है। एग्जैक्टली ये वही शक्ल है जो बर्तानिया के अंदर नमूदार हुई है या दीगर यूरोपीय ममालिक के अंदर अब देखी जा रही है? जी नहीं, वो शक्ल अभी तक यहाँ पे नहीं देखी गई। ये उससे कुछ सिमिलैरिटी, कुछ मिलावट रखती है, लेकिन ये मुख्तलिफ जीन्स हैं जहाँ पे चेंजेस आए हैं उन जीन्स के मुकाबले में जो कि बर्तानिया में पाए गए हैं जहाँ पे तब्दीलियाँ आई हैं। ये कहिएगा कि बर्तानिया में बताया जा रहा है कि 70% ज्यादा ताकतवर है पहले की निस्बत, तो हमारे यहाँ जब नई म्यूटेशंस हैं या स्पाइक प्रोटीन्स में कुछ बढ़ोतरी देखी जा रही है तो कितना ज्यादा इंटेंसिफाई कर देती है वो इसकी शिद्दत को? ये कहना क़ब्ल वक्त होगा। अभी तक जो म्यूटेशंस हम यहाँ पे मिली हैं और जो जिससे एग्रेसिवनेस जो देखी जा रही है उसमें ये 70% बढ़ोतरी नहीं देखी गई अभी तक। यहाँ की वैरायटीज जो वेरिएंट्स हैं यहाँ पे देखे गए हैं, लेकिन किसी वक्त भी ये सिचुएशन तब्दील हो सकती है। लेकिन अभी तक जो है वो जो म्यूटेशन आपको बर्तानिया में देखी गई है या साउथ अफ्रीका में भी काफ़ी एग्रेसिव म्यूटेशन थी, उस तरह के म्यूटेंट्स जो हैं वो यहाँ पे अभी नहीं देखे गए। यहाँ पे जो म्यूटेशन है वो फ़र्क हैं। तो जितना एग्रेसिवली ये म्यूटेट कर रहा है, आपका प्रेडिक्टिव मॉडल क्या बता रहा है? मजीद कितना वक्त दरकार होगा वो कंडीशन आने में कि जिस पे वैक्सीन भी इनफेक्टिव हो जाएगी और ये वायरस काबू से बाहर होता हुआ दिखाई देगा? अभी तक तो बहुत अच्छी तरीके से हुकूमत की पॉलिसीज रही हैं और इसको कंट्रोल किया हुआ है। यानी कि जून में जो पीक पहुंची थी, अभी तक आप उस पीक तक भी नहीं पहुंचे हैं, उससे सिचुएशन बेहतर ही है। और उम्मीद है कि ये अब इस वक्त जो सिचुएशन है जिसमें तकरीबन 2500-3000 नए केसेस रोज़ाना आ रहे हैं, इस पे लेवल ऑफ होके और ये आइंदा कम होने शुरू हो जाएं। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। नंबर 1, ये जलसे जुलूसों पर सख्ती से पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ तो फिर जब 25,000-50,000 लोग जमा होते हैं तो वहाँ तो यकीनन फिर उनमें से कई सौ जो है अमवात होनी है, क्योंकि एक सिंपल स्टेटिस्टिक्स है। दूसरे, हवाई जहाज़ों के अंदर ये बहुत ज़्यादा फैलता है क्योंकि वहाँ पे क्लोज एनवायरनमेंट होता है और 2 घंटे 1.5 घंटे लोगों को साथ साथ बैठना पड़ता है और एक आदमी को भी हो तो वो सारे हवाई जहाज में फैल जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान हमारे साथ मौजूद थे। कोरोना वायरस खतरनाक हो सकता है अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस पर मिनोअन अमल नहीं करेंगे, एहतियाती तदाबीर की यूं ही धज्जियां उड़ाते रहेंगे तो फिर कोरोना वैक्सीन भी बेअसर दिखाई देगी। इसके लिए महदूद रहिए, महफूज रहिए। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर जायजा लेंगे कि क्या वाकई पाकिस्तानी अवाम घबराए हुए हैं। इस आप मामले पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। मीर रियासत वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान ने इक़्तिदार में आने से कबल कौम को सुहाने ख्वाब दिखाए, मईशत की खराबी की वजूहात और उनका हल भी बताया, टैक्स कलेक्शन की बेहतरी की तजावीज़ भी दी। यही नहीं बल्कि हर रोज़ कौम को एक नया ख्वाब दिखाते चले गए, मगर जब कौम के ख्वाब टूटने लगे तो पैगाम दिया कि मेरे पाकिस्तानियों
आपने घबराना नहीं है। लेकिन आज कौम से ज्यादा वजीर आजम घबराए हुए दिखाई देते हैं। वजीर आजम जो माजी में शानदार टीम के दावेदार थे, आज शिकवा कुना है कि उन्हें टीम अच्छी नहीं। इस एतराफी लहजे में भी वजीर आजम की घबराहट वाज़ेह है। 200 पाकिस्तानियों को जो हमने बड़े बड़े ओहदों पे बिठाना है, उनकी लिस्टें हम बना रहे हैं इस वक्त। सिर्फ 200 लोग चाहिए और हमने अभी से तलाश शुरू कर दी है इन 200 लोगों की। ये मुल्क आपको ठीक एकदम तब्दीली होकर दिखाएंगे, एकदम ये मुल्क उठेगा। आप सबके लिए मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि हौसला रखें, कोई घबराने की बात नहीं है। हौसला रखें, कोई घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। जब आपकी टीम बन जाए उसके बाद फिर आपको एक पूरा टाइम मिलना चाहिए गवर्नमेंट संभालने से पहले कि स्पेसिफिकली गवर्नमेंट की तैयारी करें कि आपने गवर्नेंस कैसे देनी है आपकी, और आपकी टीम की फिर ब्रीफिंग्स हो हर महकमे की। मसलन आप ऑफिस संभालें तो आपको पूरी तरह पता हो कि मैंने क्या एजेंडा इम्प्लीमेंट कर। हर चीज़ जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जब गवर्नमेंट आई। वजीर आजम तो घबरा रहे हैं, लेकिन शहर कायद के बासियों से जानते हैं कि वो तो नहीं घबरा रहे। शुरू में तो हम लोग कोई भी घबराए नहीं, लेकिन इमरान खान साहब खुद घबरा रहे हैं। इमरान खान ही घबरा रहा है, आवाम क्यों घबराएगी? कोरोना ने तंग किया हुआ है, उससे ज्यादा इमरान खान ने तंग किया हुआ है। मीर रियासत टीम के इंतखाब में गलतियों का एतराफ़ तो कर रहे हैं, इस एतराफ़ में घबराहट भी है। लेकिन एक और ख्वाब टैक्स कलेक्शन और कर्ज ना लेने का भी कौम को दिखाया गया था, लेकिन जी भरकर कर्ज लिए और इस कर्ज का खमियाजा आइंदा कई बरसों तक भुगतना भी पड़ेगा। मगर फिर भी कौम को दर्ज देते रहे कि घबराना नहीं। मैं आपको लिख के देता हूं, कभी किसी मुल्क से ना भीख मांगेंगे ना कर्जा लेंगे। आप सबके लिए मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि हौसला रखें, कोई घबराने की बात नहीं है। हौसला रखें, कोई घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। आज हमें कर्जा चाहिए, हमें कर्जा चाहिए ताकि हम ये जो अपनी कर्जों की किस्तें भी वापस कर सकें और हम जो चीज़ें खरीदनी है बाहर से उसके लिए भी हमारे लिए पैसा हो। आप सबके लिए मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि हौसला रखें, कोई घबराने की बात नहीं है। हौसला रखें, कोई घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा ये करता हूँ कि हम जो कोशिश कर रहे थे हमें एक ज़बरदस्त पैकेज मिल गया सऊदी अरेबिया से। मीर रियासत हमने सोचा कि आपके पड़ोस यानी शहर इक़्तिदार के बासियों से सवाल करें कि कहीं वो तो नहीं घबरा रहे। मीर रियासत उनकी राय आपकी गोशगुजार करता है। घबराना नहीं, हम तो अब घबराओ के बहुत चुके हैं क्योंकि बहुत महंगाई हो गई है ना। अवाम घबरा रहे होने वाली वज़ीर आज़म इमरान साहब खुद तो नहीं घबरा रहे ना, वो तो बैठे हुए हैं ना आराम से। ये तो बाहर आके अवाम को देखे ना कि अवाम की साल में रह रही है। बार बार घबराना नहीं कहने से ना लोग वाकई घबराना शुरू कर देंगे। दोनों ही घबरा रहे हैं, लेकिन यह है कि मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। इमरान अपनी जगह बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, बिल्कुल नहीं घबरा रहा और अवाम को भी घबराने की जरूरत नहीं है। मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, काबिल एहतराम मीर रियासत, टीम के इंतखाब में नाकामी हुई, कर्ज के वादों से आपकी हुकूमत मुकर गई, लेकिन इसकी असल वजह तो आपने बता दी कि आपको महीनों तक मामलात की समझ तक नहीं आई। अल्लाह का करम है कि मुल्क उस मुश्किल वक्त से निकल गया है। इंशाअल्लाह ये मुल्क अब सही रास्ते पे है। 3 महीने तक तो समझने की कोशिश कर रहे थे। आप सबके लिए मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि हौसला रखें, कोई घबराने की बात नहीं है। हौसला रखें, कोई घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। यानी 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। वही मिनिस्ट्री से कभी कोई फिगर आ जाती थी, हम समझते थे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, फिर पता चलता था कोई और फिगर आ गई है और हम इतना अच्छा नहीं कर रहे। आप सबके लिए मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि हौसला रखें, कोई घबराने की बात नहीं है। हौसला रखें, कोई घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। मीर रियासत, हमने आज औलिया अल्लाह के शहर के बासियों से सवाल पूछा कि आप घबरा तो नहीं रहे। उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी आपके सामने रखता है। जब से ये मैंने इमरान खान साहब से सुना है कि घबराना नहीं है, रात को नींद नहीं आती घबराहट की वजह से, मैं तो बड़ा घबराया हूँ। मुझे नहीं लगता कि शायद हुकूमत घबराई हुई है, फिलहाल तो अवाम ही घबराई हुई है। घर भी छिन गए, नौकरी भी छिन गई, अभी भी आप कहते हैं कि ना घबराएं। लोग मर रहे हैं, घबराने से जो है ना बहुत आगे चले गए हैं। मीर रियासत, आपने कौम को बताया कि पावर सेक्टर की वजह से आपकी नींदें उड़ी हुई हैं, हालांकि आपने तो चंद माह कबल कौम को बड़ी खुशखबरी सुनाई थी। चौथी मुबारक अपनी कौम को देना चाहता हूँ कि ये तवील मुज़ाकरात के बाद हमारी कल एग्रीमेंट हो गई है, इनसे मुआहदा हो गया। इससे जो बिजली की जनरेशन की कीमत है वो कम होनी शुरू हो जाएगी और जब वो बिजली की जनरेशन की कीमत कम होगी ये फ़ायदा हमारी इंडस्ट्री को भी होगा और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आवाम को भी होगा। आप सबके लिए मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि हौसला रखें, कोई घबराने की बात नहीं है। हौसला रखें, कोई घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। जो सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान का अगर एक चैलेंज है जो मुझे कई दफ़ा रात को नींद नहीं आती सोच के, वो है हमारी पावर मिनिस्ट्री, जो बिजली है। मीर रियासत, जिंदा दिलाने शहर जो हर हाल में मुस्कुराते हैं, गम में भी मुस्कुराने का हुनर उनके पास है, वो आपके मशवरे पर किस तरह अमल कर रहे हैं, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। शॉपिंग करने जाते हैं तब भी घबरा जाते हैं, जब भी कोई घर का सामान लेने जाते हैं तब भी घबरा जाते हैं।
घबराहट जब से ये आया है तो तब से घबराहट तो शुरू है। बहुत ज़्यादा हो रही है, हर चीज़ में घबराहट है। वो उसने तो कोई चीज़ छोड़ी नहीं है कि जिसमें इंसान सुकून से रह सके। इमरान खान से सबसे पहले ये जरूर पूछना हमने कि घबराना क्यों नहीं। उधर सूरत हाल तो देख के मेरे ख्याल में घबराहट हो रही है, हर चीज़ तो महंगी हो रही है, घबराहट नहीं होगी तो क्या होगा। अगर घबराना नहीं मैं आपको मार के छोड़ूंगा। सब वापस आएगा, मुल्क का पैसा कर्जा उतरेगा, फिर आवाम को रिलीफ मिलेगा। इस सूरत में आवाम का घबराना जो ख़त्म होगा, वरना नहीं ख़त्म होगा। थोड़ा बहुत घबराना बनता है, खान साहब तो कहते रहेंगे घबराना नहीं है, मगर थोड़ा घबराना है। ये तो था आज का 10 तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।